हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना। और मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर्स रैंक को ज्वाइन करने के लिए एनडीए रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ 5 दिन के सिलेक्शन प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बॉडी का फॉर्मेशन किया है, जिसे हम एसएसबी या फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो एनडीए रिटन एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी के ऊपर बना रखा है, तो इस वीडियो में हम लोग सारी बातें करेंगे इस 5 डेज के प्रोसीजर से रिलेटेड। इसमें क्या क्या होता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं एक ऐसे मेहमान को बुलाना चाहूंगा जो इस 5 डेज के सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरे और एसएसबी भोपाल से रिकमेंड भी हुए। मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मेरे दोस्त आशुतोष एसएसबी वाराणसी से 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस से होकर गुजरे और अनफॉर्चुनेटली वो वहां से कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो आज वो भी आप सबों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की। बहुत बहुत स्वागत है हमारे फ्रेंड अगस्त्य वेलोरी का। अगस्त वैल्यूरी हैदराबाद से हैं और उन्हें सबसे पहले एनडीए 144 से एसएसबी जाने का मौका मिला था। अनफॉर्चुनेटली एसएसबी विशाखापट्टनम से वो पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, लेकिन फिर उन्हें दोबारा नेवी टेक से एसएसबी जाने का मौका मिला और इस बार एसएसबी 33 भोपाल से वो रिकमेंड हुए। और रिकमेंडेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इतने बच्चों में बहुत कम बच्चों का ही रिकमेंडेशन होता है, बहुत कम बच्चों को ही आर्म फोर्सेज में सर्विस देने का मौका मिलता है। अगस्त आप रिकमेंड हुए, ये सबके लिए, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे। आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि एसएसबी का जो प्रोसीजर है उनमें क्या क्या चीजें होती है, किन किन बातों को लोगों को ध्यान देना चाहिए, और जो पूरा प्रोसीजर होता है 5 दिन का, वो एक एक करके आप एक्सप्लेन करेंगे। अगस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो, हेलो दोस्तों। तो मैं हूँ अगस्त्य वल्लूरी, मैं हैदराबाद से हूँ और मैं अभी अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ आईआईटी धनबाद से। तो आज जैसे शिवांकर ने बोला, मैं 33 भोपाल से रिकमेंड हुआ था 2 महीने पहले, नहीं, Jan 4 को रिकमेंड हुआ था। मैं दिन भी नहीं भूल सकता, बहुत अच्छा दिन था। तो पहले एनडीए 144 से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था विशाखापट्टनम से, लेकिन मतलब मुझे पता नहीं था एक्चुअली एसएसबी होता क्या है। मुझे इतना भी पता नहीं था कि एसएसबी 5 दिन की होती है जब पहली बार गया था। मतलब उतना ब्लैंक से रिकमेंडेशन के बीच में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस था मेरे, बहुत लोगों को मिला था जो ऑलरेडी रिकमेंड हो गए थे। तो काफी अच्छा स्टोरी है। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि आपको जो आर्म फोर्सेस में जाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? कौन आपको इंस्पायर करते हैं आर्म फोर्सेस में जाने के लिए? हाँ, तो मतलब मेरे पापा नेवी का सेलर थे। वो 2001 जुलाई में रिटायर हो गए थे नेवी से। तो मैं अभी रहता हूँ अभी एक आम एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड हैदराबाद में। तो मुझे बचपन से ऐसा माहौल में, मतलब आई ग्रो अप इन सच एन एटमॉस्फेयर वेयर एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत रिस्पेक्ट था। मतलब ऑफ कोर्स डिफेंस क्वार्टर्स में रहता हूँ, तो बहुत लोगों को देखा हूँ जो ऑफिसर्स बने। मेरे पापा सेलर थे, फिर भी वो आर्म फोर्सेस ही है। तो मुझे बचपन से ऐसे एक्सपीरियंसेस सुना था मैंने पापा से कि आर्म फोर्स में ऐसा होता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो एक ऑफिसर कैसा करता है। तो बचपन से मैं एक ऑफिसर का सपना था कि ऑफिसर बनना है, लेकिन ये सपना नहीं था कि आर्म फोर्सेस में जाना है। तो ऐसे ही 12th के बाद जैसे सब एग्जाम्स के लिए भरा था, तो एनडीए के लिए भी भर दिया। मुझे पता भी नहीं था कि एनडीए लिए मैंने भर दिया, पापा भर दिए थे। तो पता चला कि ठीक है, अब एनडीए भी देना है। तो एनडीए में तो ऐसे नहीं, लकीली क्वालिफाई हो गया बिकॉज मैथमेटिक्स अच्छा दिया था, बाकी सब्जेक्ट्स बस थोड़े किए थे, बाकी तुक्का मार के आ गया था। तो एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो एसएसबी का कॉल आ गया था। मुझे तो उतना इंटरेस्ट नहीं था एक्चुअली, पहले एसएसबी जाना है, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही पापा बोल रहे तो थोड़ा कुछ जान लिया एसएसबी के बारे में, तो चला गया एसएसबी। तो स्क्रीनिंग तो हो गया बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ। अब
बारी आ गया स्टेज 2 का। उधर मतलब मुझे नॉलेज नहीं था कि साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जीटीओ होता है, कि इंटरव्यू होती है, बाद में इतने रिकमेंडेशंस होते हैं, मतलब जीरो नॉलेज, एक ब्लैंक कैंडिडेट जैसा चला गया था एसएसबी को पहली बार। शायद इसलिए रिकमेंड हुआ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग भी रिकमेंड होते हैं, ये गलत फहमी है कि ऐसे लोग रिकमेंड नहीं होते एसएसबी में। मतलब थोड़ा नॉलेज तो रहना चाहिए कि आपको एसएसबी होता क्या है। थोड़े लोग बोलते हैं जैसे मीडिया में कुछ भी पता नहीं फिर भी रिकमेंड हो गया, ये मतलब वो लोग स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं बेसिकली। तो ठीक है, पहली बार तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, लेकिन मुझे ना वो 5 दिन का दिन यार मैं तो अभी भूल भी नहीं सकता जिंदगी में। मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तो जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया तो सोचने लगा कि यार मतलब इतना अच्छा प्रोसीजर है, कि अगर प्रोसीजर ही इतना अच्छा है तो लाइफ कैसा होगा आर्म फोर्सेस में। तो ये देख के मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला था कि अगर आर्म फोर्सेस में चलेंगे कि नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन एसएसबी में तो रिकमेंड जरूर होना इस बार। तो बस लास्ट ईयर 2020 जनवरी में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, 2021 जनवरी में मैं रिकमेंड हो गया था। तो करेक्ट 1 ईयर का गैप था। तो बस नेवी टेक के लिए अप्लाई किया और मुझे एसएसबी का कॉल आ गया, और करेक्ट मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम मिला था। तो मैंने इस बार मतलब मैंने कोचिंग वोचिंग कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन मैंने इस बार सोचा था कि खुद की अपने साइड से इतना प्रिपरेशन करना चाहिए कि रिकमेंड होना ही है इस बार। तो मैं तो गया था बस ऐसे ही नेट पे कि सब कुछ देखने लगा। तो मतलब मुझे नो तो नेट में ऐसे देखा था कि एक बार याद करने के लिए कि क्या क्या टेस्ट होते हैं, मैंने उसमें नेट से कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया ही नहीं। मैं तो बस अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, तो मैं तो पहली बार क्या क्या गलतियां की सबको याद किया, और बस इस बार जो भी गलतियां की इस बार रिपीट नहीं किया, और इस बार मतलब बहुत अच्छा किया था, इसलिए रिकमेंड हो गया इस बार। तो जब आप अपना फॉर्म भर रहे थे तो आपने एयरफोर्स और आप जैसे आपने बताया कि आपका एयरफोर्स और नेवी में जाने का काफी मन था, तो आपने उन दोनों में आपने किसको अपने प्रायोरिटी में रखा ऊपर, एयरफोर्स और नेवी में? ये एक्चुअली बहुत स्पेशल चीज है। मैं आई वाज गोइंग इन, मतलब मैं तो एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ, लेकिन मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट आर्मी आर्मी में है। अच्छा, आर्मी में आपका इंटरेस्ट है। तो मैं रहता हूँ एफएनएचबी, प्रेजेंटली स्टेट है एफएनएचबी, लेकिन मुझे आर्मी में बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि पता ही है, इंडिया में ज्यादातर जो मूवी निकलते हैं आर्मी को ज्यादा दिखाते हैं, नेवी एयरफोर्स को दिखाते ही नहीं। वो है शायद एक रीजन होगा, लेकिन हाँ मतलब आर्मी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो एनडीए में तो मैंने आर्मी पहले भर दिया, आर्मी के बाद नेवी नेवल एकेडमी, फिर एयरफोर्स। अब एयरफोर्स में फाइटर का सपना था, लेकिन प्रॉब्लम है साइट का, तो कभी एयरफोर्स के बारे में सोचा ही नहीं, तो बस आर्मी भर दिया। आपकी इतनी अच्छी जर्नी सुन के हमारे व्यूअर्स पक्का इससे इंस्पायर हुए होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर में, जो 5 डेज का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टेज 1 में क्या क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 स्टेजेस होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में। स्टेज 1 में तीन तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इंटेलिजेंस टेस्ट नॉन वर्बल, सेकेंड पार्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल, एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो पीपी एंड डीटी का होता है, जिसे पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट बोलते हैं। तो चलिए अगस्त्य से जान लेते हैं इन सारे पार्ट्स के बारे में, इन सारे टेस्ट के बारे में, कि उसने किस तरह से इन टेस्ट को अप्रोच किया और कैसे बच्चों को टेस्ट को अप्रोच करना चाहिए। स्टेज 1 के टेस्ट जो है उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, अगस्त हमारे व्यूअर्स को बताएं। स्टेज 1 में जैसे शिवांकर ने बोला 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट नॉन वर्बल, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल, एंड सबसे लास्ट होता है पीपीटीटी। मतलब जनरली पीपीटीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट तो लाइक आर्म फोर्सेस में जनरली आप अगर जानना चाह रहे हो तो आप में 2 चीजें जरूरी है। एक होता है लीडरशिप क्वालिटीज, और दूसरा होता है इंटरेक्शन स्किल्स, आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हो। आप 10 न्यू जने से मिले सडनली, आप उनसे कैसे इंटरेक्ट करना, क्योंकि फर्स्ट डे तो आपको कोई पता ही नहीं उतना अच्छा सा, तो उनके साथ डिस्कशन टेस्ट करना है।
तो वो काफी मतलब चैलेंजिंग है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को। तो पहले तो एग्जाम के बारे में बात करते हैं, जो इंटेलिजेंस होता है। तो मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो भी कैंडिडेट मतलब एनडीए एग्जाम क्रैक कर सके, वो 99% लोग इंटेलिजेंस टेस्ट क्रैक कर ही लेंगे, जिसका अगर मैथमेटिक्स अच्छा है। और मतलब वो पूरा कॉमन सेंस का चीज है, उसमें ज्यादा पढ़ाई का कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस होंगे, बस कॉमन सेंस का चीज है। और थोड़ा सा मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम से पहले, एसएसबी से पहले, तो ठीक है। मैं तो कुछ प्रैक्टिस किया ही नहीं, मैं तो एज आई टोल्ड, मैं बहुत स्पेशली अप्रोच किया एग्जाम को, क्योंकि मैं पहली बार भी स्क्रीन इन हुआ था, वो मतलब नहीं हो गया था स्क्रीन इन। बहुत इजी है स्क्रीन इन होना, नॉट अ बिग पार्ट। लेकिन हाँ, स्क्रीन इन होने के लिए वो भी मुश्किल ही है, क्योंकि जब मैं गया था टेक एंड टी में 42 आए थे, 16 स्क्रीन इन हुए थे बस। तो बस ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर आए तो नॉन वर्बल में थोड़ा मैथ्स का होगा, जैसे मैथ्स के थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे। और पार्ट टू में अगर आए तो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, पार्ट टू में तो एक डाइस है, 1 2 3 4 5 6 फेजेस है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, डाई के 4 पोजीशन दिखाएंगे, आप पूछेंगे कि 6th पोजीशन में क्या होगा। नहीं तो डाई के 4 कलर देंगे, 5th कलर पे क्या होगा, 5th फेस पे कौन सी कलर होगी, ऐसे क्वेश्चंस। मतलब मैं एक बात बताता हूँ, ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, आप वो पेपर के ऊपर देख सकते हैं कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो इंस्टीट्यूट वाले इस क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं। वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। अगर वो लोग ही आपका साइकोलॉजी टेस्ट सेट कर रहे हैं, तो वो उतना इजी नहीं है क्या करना, और उतना मुश्किल भी नहीं है। तो मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ ना, जो मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स की जरूरत भी नहीं है, अगर तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस है और आप मतलब थोड़ा स्मार्टनेस है तुमके अंदर, तो तुम इजीली क्या करोगे इंटेलिजेंस टेस्ट। वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं। अब आते हैं डिस्कशन टेस्ट, वो बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब उसमें आपका एक बेसिकली ये क्या टेस्ट करते हैं, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट में जो पिक्चर दिखाते हैं वो बहुत ब्लर होता है पिक्चर। ऐसा नहीं कि अब मैं जूम में दिख रहा हूँ, इतना क्लियर नहीं दिखेगा फेस, बहुत जूम दिखेगा। जैसे मैं बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दिखेगा, उस पे बस 5 6 ब्लैक डॉट दिखेंगे, या बहुत ब्लर पिक्चर दिखेगा। इट्स अप टू यू, आप कौन सा स्टोरी लिखोगे, वो आप पे छोड़ देंगे वो लोग। तो बस खुद का स्टोरी लिखो, दूसरे का स्टोरी लिखो, कुछ ना कुछ स्टोरी लिखो, बस स्टोरी लिखना है। इधर मैं 2 3 चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए मतलब वो लोग ये टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप सडनली कुछ चीज को देखते हो, आपको क्या याद आएगा, उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे पेपर पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिक्चर ब्लर है, तो देखने देखने से आपको क्या याद आएगा, बस वो लिख दो। तो बस स्टार्ट किया मैंने, और मतलब बाकी सब भी टाइम नहीं लेते सोचने के लिए, जो पहला थॉट है वो लिख देते हैं, क्योंकि 4 मिनट का ही टाइम मिलता है। तो बस स्टोरी स्टार्ट कर लो। इधर 2 चीज जो इम्पोर्टेंट है, एक है बस स्टोरी में नेगेटिविटी मत लिखो। अगर तुम इतना सा भी नेगेटिविटी ऐड किया स्टोरी में, आप यू विल बी स्क्रीन्ड आउट। मतलब नेगेटिविटी मतलब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम हमको एक पिक्चर दिखाए थे कि 3 सोल्जर्स जैसे दिख रहे थे ऑलमोस्ट, वो तीनों एक को कैरी करते हुए। तो इसमें पॉजिटिविटी मतलब 2 तरह की पॉजिटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल एक घर में आग लगा हुआ है, तुम ही जाके रोबो मूवी जैसा बचा रहे हो, वो भी पॉजिटिविटी है। तुम एक फायर स्टेशन को कॉल किया एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो भी पॉजिटिविटी है। आप सेकंड को चूज करना चाहिए, बिकॉज आर्म फोर्सेस में सोल्जर्स चाहिए, हीरोज नहीं चाहिए। तो अभी मैं मेरा स्टोरी में आता हूँ। तो मुझे बस 3 सोल्जर्स दिखे। मतलब यार आपको ना 42, जैसे मैंने बोला, 100 लोग आएंगे, आपको 100 डिफरेंट स्टोरी मिलेंगे। आई एम टेलिंग यू, 100 के 100 डिफरेंट होंगे। बहुत रेयरली 2 लोगों का कॉन्सेप्ट मैच हो सकता है, उतना डिफरेंट, उतना वेरिएशंस होंगे स्टोरी में। तो मैंने ये लिखा था कि 3 एनसीसी कैडेट्स है जो अपने कैंप से हॉस्टल वापस लौट रहे हैं। तो कैंटोनमेंट के अंदर सडन एक एक्सीडेंट हो गया था, तो पूरा ट्रैफिक का माहौल है। तो ये 3 कैडेट्स ट्रैफिक पुलिस के हेल्प लेके, उस एक ओल्ड आदमी रोड पे एक्सीडेंट से इफेक्ट हो गया था, उसको उठा के हॉस्पिटल भेजा गया। बस इतना सिंपल स्टोरी लिखा था मैंने, बस स्क्रीनिंग हो गया। मतलब
मेरे से अच्छे अच्छे बहुत स्टोरी लिखे, मतलब एक ने लिखा था एक मॉक ड्रिल है जो स्कूल बच्चों को 3 सोल्जर दिखा रहे हैं, जैसे थोड़े लोग दिखाते 3 मेरीन कमांडोस है। काफी अच्छे स्टोरी मिलते हैं आपको। तो बस और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो भी आपको पिक्चर में दिखेंगे सब रिसोर्सेस को ठीक से यूज करना, क्योंकि आपको रिसोर्सेस पहले मिलते कम। अगर उसमें भी कंजूसी करेंगे कि मैं एक ही यूज करूंगा तो आपको स्टोरी नहीं मिलेगा। आप सब रिसोर्सेस को ठीक से यूज करना, तब वो लोग वही चेक करेंगे। जो हमको जज करते हैं बहुत बड़े बड़े ऑफिसर होंगे फोर्सेस के, तो वो लोग ये चेक करेंगे कि ये बंदा सिचुएशन को कैसा हैंडल कर रहा है, ये सब रिसोर्सेस को यूज कर रहा है कि नहीं, बस वो लोग यही देखेंगे। तो डिस्कशन टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अब स्टोरी का तो हो गया, अब नेक्स्ट होगा डिस्कशन। डिस्कशन में रिपीटर्स होंगे, फ्रेशर्स होंगे, प्रीवियसली रिकमेंडेड होंगे, फर्क नहीं पड़ता, आप अपना बेस्ट दो। और भाई सबसे ज्यादा बेस्ट टिप है कि आप ऑफिसर की तरफ देखो ही मत। मेरे साथ वही गलती हुआ था, मैंने मतलब ऑफिसर को थोड़ा देखा था, लेकिन मैंने रियलाइज हो गया कि ऑफिसर को देखना नहीं चाहिए, सब कैंडिडेट्स को देखना इम्पोर्टेंट है। तो वही, अब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट बैठ के बात कर रहे हो, ऐसा नहीं, सबको देखते देखते बात करनी चाहिए। काफी मतलब वो डिस्कशन टेस्ट है, इट्स नॉट लाइक एन आर्ग्यूमेंट, आपको लड़ना नहीं चाहिए, बस लोगों से डिस्कस करके कॉमन पॉइंट पे आना है। थोड़े लोग आते हैं भाई बस लड़ने आ जाते हैं, मतलब लड़ने नहीं, काफी मतलब थोड़े डोमिनेटिंग रहते हैं, जैसे कि हेवी वॉइस से बस बात करने लगते हैं। अपना टाइम के लिए वेट करो, बाकी को मौका नहीं, क्या मौका है तो उनको बोलने दो, अपने टाइम के लिए वेट करो। अगर वो लोग ही बोलते जा रहे हो तो बीच में बोलो, तो जेंटलमैन प्लीज लेट मी स्पीक, आई वांट टू ऐड अ पॉइंट, ऐसा अपना पॉइंट भी प्रेजेंट करो। आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व होना जरूरी है, बस आपको खामोश नहीं बैठना चाहिए पूरा डिस्कशन में। बस यही टिप्स है, बस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाओ और किसी को भी डोमिनेट करते हुए एटीट्यूड से मत जाओ। लीडरशिप क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट, नॉट बॉसी नेचर। लीडर मतलब सबको साथ लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 लोग एक स्टोरी में अग्री हुए और आपको लगता है कि ठीक है स्टोरी अच्छा है, हमारा स्टोरी थोड़ा अच्छा नहीं है, तो कन्विंस कन्विंस योरसेल्फ, ठीक है मैं उन लोगों के स्टोरी के साथ चले जाता हूँ। ऐसा नहीं कि 9 लोगों से लड़ने लग गए, मेरा स्टोरी पे ही आ जाओ, मेरा ही अच्छा आपका बेकार है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वो लोग अच्छे हैं तो जस्ट गो विद देम। टीम इज इम्पोर्टेंट। जैसे चेक दे इंडिया में शाहरुख खान कहता है पहले टीम के बारे में सोचना चाहिए, बस वो करना है। तो बहुत अच्छी बातें बताई अगस्त अगस्त ने स्टेज 1 के बारे में। मैं अभी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। मैंने जब 144 इंडिया एंट्री दी थी, बैंगलोर में मेरा एसएसबी था, तो उस समय मैं स्क्रीन आउट हो गया था। तो मेरे सामने जब पीपी एंड डीटी में, जो पीपी में जैसे पिक्चर परसेप्शन में जो मेरे सामने ब्लड पिक्चर इमेज था, उसमें 2 लोग थे। एक बंदा पीछे से शर्ट खींचे हुए था, बस यही दिख रहा था मुझे पूरे पिक्चर में। तो अगस्त ये बताना कि मैंने कौन सी गलतियां की। तुमने जो भी बातें बताई उसमें मुझे लगा कि मैंने बहुत सारी गलतियां की थी उस टाइम, इस वजह से मैं स्क्रीन आउट हुआ। जैसे मैंने ये स्टोरी बनाई थी कि मेरा 2 लोग हैं, एक छोटा है और एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को समझा रहा है कि जो निगेटिविटी उसको दिख रहा है वो, जैसे मैंने बनाया था, मुझे लगभग याद है कि ये था स्टोरी की, कोई शराब पी रहा है रोड पे या फिर लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो छोटे भाई को रोक रहा है कि इन सब चीजों से दूर रहना है और तुम्हें आगे का तैयारी करना है, अपने करियर बनाना है इंजीनियरिंग की तरफ। मतलब उसका रुझान ले गया, वो मोटिवेट किया बहुत सारा। मतलब मैंने जो भी किया, ये मुझे लग रहा है कि मैंने स्टोरी में एक निगेटिव बात डाल दी। और दूसरा ये रहा कि मेरे स्टोरी में इंजीनियरिंग डोमिनेट कर रहा था। और तो बताओ अगस्त की उसमें क्या गलतियां की थी। मैंने यही स्टोरी बनाया था। जनरली क्या था पिक्चर में, मैं बता देता हूँ। पिक्चर में ये था कि 2 बंदा था, एक बंदा पीछे से एक बंदे का शर्ट खींच रहा था। और मैंने जो स्टोरी बताई वो तो डिस्कस कर ही दिए तुम्हारे सामने। तो उसमें गलतियां बताओ, क्या गलतियां की थी मैंने। तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि स्टोरी को सिंपल एंड स्ट्रेट रखो। मतलब जैसे शिवांकर ने बताया कि एक छोटा बंदा है, पीछे बड़ा बंदा है, शर्ट पकड़ के पीछे है। अगर मैं सिचुएशन में रहता था, मतलब इतना सिंपल स्टोरी लिखता था कि दो भाई लोग बातें करते जाते रहते हैं, तो रोड पे ऐसा होता है कि मतलब यार काफी सिंपल हो गया है। मैं तो लिखता था कि वो स्लिप होने लगा, ये बस पकड़ के खींचा है।
अपना छोटे भाई का मतलब भाई का क्वालिटीज लिखा है, बस इतना सिंपल स्टोरी, मतलब इतना भी सिंपल नहीं, जैसे थोड़ा ऐड करो, हाँ हाँ मतलब वो थोड़ा वॉकिंग करते रहते, मतलब ऐसा है कि ऐसा एक फ्रेंडशिप को क्वालिटीज अच्छा बताओ, एक भाई के जो क्वालिटीज है वो बताओ, तो क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसबी के लिए। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पीपी एंड डीटी के बारे में कुछ जो कॉमन डाउट्स होते हैं लोगों के मन में, मैं वो तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ, वो क्लियर कर दो एक बार। जैसे पहला डाउट ये रहता है कि क्या जो स्टोरी हम लिखते हैं पिक्चर परसेप्शन के समय, डिस्कशन में वही स्टोरी बोलना जरूरी होता है कि उसमें उस स्टोरी में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे उस स्टोरी को मॉडिफाई करके हम बोल सकते हैं। ये कॉमन डाउट रहता है नहीं नहीं सबके नहीं, मन में। आपने जो लिखा है बस वही कहना है, क्योंकि शुड हैव फेथ ऑन योर स्टोरी, आपको खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने ये स्टोरी बोला, मैं वही उधर बोलूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने स्टोरी को पूरा कंप्लीट नहीं किया है, एक दो लाइन बच गए, तो तब आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा स्टोरी को ही बदल दिया आपने, वो नहीं होगा। और ज्यादातर स्टोरी के बीच में मॉडिफिकेशन ज्यादा ऐड मत करो, क्योंकि आपको खुद के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। मतलब मैंने वो लिखा था और मैं यही कहूंगा, बस आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे जब पिक्चर परसेप्शन के जब 1 मिनट का पहले टाइम दिया जाता है, 30 सेकंड का टाइम देखने के लिए पिक्चर को, और 1 मिनट का जो टाइम दिया जाता है जिसमें कैरेक्टर्स लिखने होते हैं, मूड लिखना होता है, तो आपके अकॉर्डिंग मूड हमेशा पॉजिटिव लिखना चाहिए, यही ना? हमेशा जो मूड होना चाहिए स्टोरी का वो ऐसा नहीं पॉजिटिव होगा, होना चाहिए। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ, हाँ जैसे, हाँ बता रहा हूँ, जैसे मेरा स्टोरी में मेरा स्टोरी में 3 सोल्जर्स को मैंने मूड न्यूट्रल लिखा है, क्योंकि जब एक बंदे का एक्सीडेंट हो रहा है, पूरा ट्रैफिक है, एक पॉजिटिव मतलब वो हंसते तो नहीं रहेगा, मतलब पॉजिटिव मतलब हंसना ही नहीं, काफी कॉन्फिडेंस का एटीट्यूड, मतलब वो लोग, मैं न्यूट्रल मूड लिख दिया था। और पुलिस का मूड भी न्यूट्रल ही था, और मतलब मैं तो सबको न्यूट्रल लगा दिया था, क्योंकि एक बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, अब उसका मूड के बारे में क्या ही डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर उसको कुछ चोट लगा है उसको पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे एक बंदे को चोट लगा, अब उसके पेरेंट्स उसके साथ है, उनको भी फेथ रखना चाहिए कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा निगेटिव भी हो सकता है, इट्स नॉट लाइक, मैं वही बोल रहा हूँ, स्टोरी में पॉजिटिविटी इंप्रूव करो, ऐसा नहीं कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी आपको टेस्ट करने के लिए थोड़े नेगेटिव पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। जैसे उसने बोला था कि एक शर्ट पे जाओ, दूसरे पकड़ के शर्ट खींचे, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे लड़ाई चल रहा है, एक ने जाके शर्ट खींच के दूसरे को मार दिया, ऐसे स्टोरीज मत लिखो, उसमें बहुत नेगेटिविटी एंगल है उस पिक्चर में, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो अब एक और डाउट जो रहती है लोगों के मन में, मैं उसको भी क्लियर करना चाहूंगा आपके माध्यम से। जैसे एक डाउट ये रहता है कि जो 15 से 20 मिनट का जो गैप रहता है उसके बीच में बच्चों को क्या, कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए? जो पीपी एंड डीटी के बीच में 15 और 20 मिनट का गैप देते हैं, वो उस गैप में उनको किस तरह से, उस गैप का यूटिलाइज किस तरह से करना चाहिए अपने डिस्कशन को इम्प्रूव करने के लिए? मेरे हिसाब से बाकी कैंडिडेट से इंटरेक्ट करो, दोस्त बनाओ बस। तो यही इंपॉर्टेंट है उस 15-20 मिनट में। मतलब उससे डिस्कशन में फर्क नहीं पड़ेगा, चिल मौसम है भाई, पता नहीं, चिल माहौल है, पता नहीं कि हम स्क्रीन होंगे भी नहीं, तो जो भी 20 मिनट मिला है फ्रेंडशिप कर लो, दोस्त बनो। तो ट्यूसडे का पहला दिन काफी चिल होगा, ऑफिसर्स कुछ इंटरेक्ट नहीं होंगे तुमसे, बहुत चिल मौसम होगा, बस दोस्तों से इंटरेक्ट करो, अपने बारे में बताओ, जान लो, बस। और एक डाउट रहता है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल होना चाहिए? जब डिस्कशन होता है तो एक रिप्रेजेंटेटिव वो सिलेक्ट, ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है एक रिप्रेजेंटेटिव को, तो उसका क्या रोल होना चाहिए? मतलब मैं तो कभी स्क्रीनिंग में, मैं तो बताता हूँ, 90% ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट में जनरली कंक्लूजन आएगा नहीं, हाँ, नहीं आता। क्योंकि मैं बोला ना, पहला दिन है, सब लोग स्क्रीनिंग के मूड में रहेंगे, तो जहां तक मैं जानता हूँ जनरली आएंगे नहीं। लेकिन हाँ, मेरे को भोपाल में इस बार हमको कंक्लूजन पे आ गए थे, बहुत अच्छा था एक्चुअली वो। तो इसमें ऐसा होगा कि अगर एक बंदा
खुद बोलना चाहता है, लाइक आई वांट टू रिप्रेजेंट द स्टोरी, लेट हिम रिप्रेजेंट। नहीं आप बैठ जाओ मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसा मत करो। अगर वो रिप्रेजेंट करना चाहे, बाकी कैंडिडेट है ओके विद इट, देन लेट हिम गो। वही सपोर्ट करना चाहिए अपने टीम वालों को। आप सब लोग एक टीम में डिस्कस कर रहे हो, फाइनल में जो बोलेगा वो टीम की तरफ से बोलेगा, फर्क पूरा टीम पे पड़ेगा, कैंडिडेट पे नहीं पड़ेगा। तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बोलना चाह रहे हो उसको बोलने दो, अगर कोई आपको बोलने के लिए बोल रहे हो तो बोलो, बस। तो अगस्त ने बहुत अच्छी तरीके से स्टेज 1 के सारे टेस्ट जो होते हैं उसके डाउट्स को क्लियर किया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो स्टेज 1 के टेस्ट को बहुत लाइटली लेते हैं। जितना स्टेज 2 इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेज 1 भी है। बहुत लोग स्टेज 1 में ही आउट किए जाते हैं, स्क्रीन आउट जिसको बोलते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं अगर, तो एसएसबी बैंगलोर से 80 बच्चे मेरे साथ गए थे इंटरव्यू देने के लिए, एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए, जिनमें से सिर्फ 16 या 17 बच्चों को ही वो आगे के प्रोसीजर के लिए उन्होंने लिया स्टेज 2 के लिए। तो स्टेज 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टेज 2। स्टेज 1 दिए बिना स्टेज 2 में एंट्री नहीं मिलेगी, तो स्टेज 1 पे भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। और आप अगस्त्य ने जितनी भी बातें बताई उसको बिल्कुल ध्यान में रखें और स्टेज 1 की भी तैयारी उसी जोश से करें जैसे स्टेज 2 की तैयारी करते हैं आप। अगस्त ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेज 1 की हर बातों को बताया कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मुझे पक्का विश्वास है कि आपका स्टेज 1 से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और स्टेज 2 से रिलेटेड बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो इसे लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस बार एनडीए के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और एसएसबी के लिए भी अपीयर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि इसी तरह की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।